कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ओके गाइस, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज हम इतिहास के पन्नों से उठाएंगे भारत के युवा क्रांतिकारी, भारत के क्रांतिकारियों में एक नई मिसाल पैदा करने वाले और उस दौर के जाने माने प्रख्यात राष्ट्रभक्त खुदीराम बोस की। ये खुदीराम बोस जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी बातों से, अपने क्रांतिकारी कार्यों से अंग्रेज़ों की नींद हराम करके रख दी थी। ये वही खुदीराम बोस हैं जिनके मृत्यु के बाद इतिहास ने उनके नाम को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया है। मैं उसी खुदीराम बोस की आज बात करूंगा कि बंगाल में किस प्रकार से उन्होंने अपनी विचारधारा लाकर बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा दिया था, किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों को बंगाल विभाजन का दंड देने का फैसला किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के बंटवारा किया गया और इस बंगाल के बंटवारे के पीछे उसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता में कमी करना। हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो एकता थी उस यूनिटी को वह कम करना चाहता था। लेकिन उसने तर्क क्या दिया कि हम बंगाल का बंटवारा इस उद्देश्य से कर रहे हैं ताकि हमें प्रशासन करने में कोई असुविधा न होने पाए। बड़ा क्षेत्र होने के चलते मुझे प्रशासन करने में यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं और अगर ये समस्या लगातार जारी रहा तो हम बंगाल वासियों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या क्रांतिकारी इस बात को नहीं समझते थे? क्या कर्जन की इस कार्रवाई के बारे में उन्हें पता नहीं था? क्या कर्जन की इस धूर्ततापूर्ण चलहाची से परिचित नहीं थे? क्रांतिकारी इस बात को जानते थे कि कर्जन का यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये बंगाल का बंटवारा प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया है बल्कि हमारी एकता में कमी लाने के लिए किया है। और यही कारण था कि जैसे ही बंगाल का बंटवारा हुआ, बंगाल के कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत उस समय के महान नेताओं लाल बाल पाल के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाकर बंगाल बंटवारे का विरोध किया। लेकिन अंग्रेजों ने इस स्वदेशी आंदोलन को भी बर्बरतापूर्ण तरीके से कुचल दिया। बंगाल बंटवारा करके ही उन्होंने दम लिया। लेकिन क्या इस बंगाल बंटवारे का दर्द भारतीय क्रांतिकारियों के अंदर नहीं था? ये वो बंगाल बंटवारा जिसका विरोध सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ बल्कि संपूर्ण भारत में हुआ और सारे लोग इससे नाराज दिखे। क्रांतिकारी इस बात को समझने में देर नहीं लगाए कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बहुत बड़ी चालाकी दिखाई है और इस चालाकी का परिणाम उन्हें गंभीर रूप में आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। और यही कारण बना कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के कांग्रेस पार्टी के उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अंग्रेजों से स्वराज की मांग कर डाली। 1906 में कलकत्ता में वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने युगांतर नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। यह ऐसा समाचार पत्र था जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ केवल क्रांतिकारी बातें लिखी जाती थी। तो 1907 आते आते बंगाल में ही अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने कर दिया। ये एक ऐसी समिति थी जिस समिति का उद्देश्य था अंग्रेजों के कार्यतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में कार्य करना। अगर अंग्रेज एक मारते हैं तो उन्हें दो मारा जाए, अर्थात खून का बदला खून। तो बंगाल के बंटवारे के बाद भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जो मुहिम चलाया गया, भारतीयों के अंदर एक क्रांतिकारी जो भावना भरी गई, उस भावना को आगे बढ़ाने में उस समय के सबसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस का बहुत बड़ा योगदान है, जो अनुशीलन समिति के एक सक्रिय सदस्य थे, जिनको बम बनाने की कला सिखाई गई थी और उनको इस कला को सिखाने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाती है और वो जिम्मेवारी सौंपी जाती है मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए। ये वो किंग्सफोर्ड जो कलकत्ता में मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात था और स्वदेशी आंदोलन के दौरान
भारतीयों के उग्र प्रदर्शन के खिलाफ उसने बहुत सारे आदेश दिए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। ये एक ऐसा मजिस्ट्रेट था जिसने भारतीयों के ऊपर बहुत अधिक कार्रवाई की। इसने भारतीयों की पीड़ा को नहीं समझा, भारतीयों के दर्द को नहीं समझा और मजिस्ट्रेट के पद का फायदा उठाते हुए भारतीयों के खिलाफ असंवैधानिक फैसला दिया। और यही कारण था कि क्रांतिकारियों ने फैसला कर लिया था कि किंग्सफोर्ड की हत्या जरूर की जाएगी और यह जिम्मेवारी जिस व्यक्ति को सौंपी गई वह था युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस। बात उन दिनों की है जब 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के बिहार की रात करीब 8:30 बजे रात के अंधेरों में 18 वर्षीय बालक दुश्मन के बग्घी का इंतजार कर रहा था। अपने एक हाथ में रिवॉल्वर और एक हाथ में बम थामे हुआ था। उसे इस बात का अंदेशा था कि कहीं अगर बम का निशाना चुका तो दूसरे हाथ में रखा हुआ रिवॉल्वर अंग्रेजों के सीने में गोली उतार देगा। खुदीराम बोस जो महज कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर आए थे और हरीन पांड्या नामक मुजफ्फरपुर के मोती झील इलाके के धर्मशाला में आकर ठहरे थे, उनके साथ उनके एक और साथी प्रफुल्ल चाकी थे। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों को यह जिम्मेवारी सौंपा गया था किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए। इस धर्मशाला में रहते उन्होंने दुश्मन के एक एक हरकत पर बहुत ही बारीकी से नजर रखा हुआ था। दुश्मन कहाँ जाता है, कब जाता है, कितने बजे जाता है, क्यों जाता है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए थे खुदीराम बोस। और जैसे ही दुश्मन की बग्घी सामने से नजर आती है खुदीराम बोस के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई पड़ती है। खुदीराम बोस उस बग्घी को देखकर अपने हाथों में रखा हुआ बम फेंकते हैं और बम का निशाना भी इतना जोरदार था, इतना घातक था, बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ देरी किए उस बम को जैसे ही ये फेंकते हैं बग्घी राख बनकर आसमान में उड़ पड़ता है। लेकिन ये सौभाग्य था किंग्सफोर्ड का। किंग्सफोर्ड उस समय क्लब में देरी से आया था, लेकिन एक और अंग्रेज का परिवार कैनेडी जिसकी पत्नी और बच्ची इस बम कांड में मारे गए। खुदीराम बोस को यह महसूस हो गया कि उनसे गलती हो चुकी है, किंग्सफोर्ड नहीं मरा है, कोई और मरा है। और यही कारण था कि खुदीराम बोस वहां से भाग निकले। लेकिन अंग्रेजों ने खुदीराम बोस की इस कार्रवाई का जवाब देने का फैसला किया और उन्होंने इनाम घोषित कर दिया कि जो कोई भी खुदीराम बोस को जिंदा या मुर्दा पकड़ लेगा उसे 100 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। खुदीराम बोस की ये कार्रवाई भी भले ही किंग्सफोर्ड ना मरा हो, लेकिन ये कार्रवाई अंग्रेजों की नींद उड़ा देने के लिए काफी था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 24 मील तक पैदल चलते हुए वहां से भाग निकले और बाइनी स्टेशन पर, जिसे आज खुदीराम बोस पूसा स्टेशन कहा जाता है, यहां पर खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को जब यह महसूस हो जाता है कि अंग्रेज उन्हें पकड़ लेंगे तो स्वयं को उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन खुदीराम बोस ने हंसते हंसते अपनी गिरफ्तारी की। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। खुदीराम बोस को मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही बमों से खेलने का शौक हो गया था। जब वह मिदनापुर के कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे, तब जहां बच्चे साइंस और मैथ के प्रश्नों को अपने गुरु से सीखा करते थे, उस समय खुदीराम बोस अपने गुरु हेमचंद्र कानूनगो से बम बनाने के बारे में जानना चाहते थे। पिस्तौल क्या होता है, पिस्तौल का यूज कैसे किया जाता है, इस बात को सीखना चाहते थे अपने गुरु हेमचंद्र कानूनगो से। और शायद यही जज्बा था कि इतनी कम उम्र में ही इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी गई थी। भले ही किंग्सफोर्ड नहीं मरा, लेकिन अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि अगर ये क्रांतिकारी ज़्यादा दिन तक जीवित रहा तो अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रख देगा। गिरफ्तारी के बाद जब पहली बार खुदीराम बोस को 1 मई
1908 को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पूरी बंदी बनाकर हाथों में बेड़िया पहनाकर जब इनको उतारा गया तो चारों तरफ भारत के युवा लोग इस क्रांतिकारी के दर्शन को देखने के लिए व्याकुल थे। और मुस्कुराता हुआ ये बालक उस भीड़ से आगे बढ़ते जाता है। कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य, भारत माता की जय। और तब अंग्रेज हैरान रह जाते हैं जब खुदीराम बोस इस भारी भीड़ में वंदे मातरम का जोर जोर से नारा लगाते हैं। 16 जून को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करने के लिए इन पर आरोप तय किया गया और इनको मृत्युदंड दिया गया। जब जज इनको मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो सजा सुनाते समय भी खुदीराम बोस उस समय मुस्कुरा रहे थे। जज को लगा कि शायद ये बालक हमारी सजा का मतलब समझ नहीं पाया है, फांसी क्या होती है ये नहीं समझता है। तब मजिस्ट्रेट खुदीराम बोस से कहता है कि खुदीराम, तुम्हें फांसी की सजा दी जा रही है, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम इस फांसी का मतलब समझते हो। खुदीराम बोस इतनी बातों को सुनकर और जोर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जज साहब, मैं तो फांसी का मतलब समझता हूं, लेकिन क्या आप मुझसे बम बनाने की कला समझना चाहते हैं? अगर बम बनाने की कला समझना चाहते हैं तो अभी मुझसे कहें, तुरंत मैं आपको बम बनाने की कला सिखा दूं। इतना सुनते ही जज तिलमिला उठा और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुरंत इस बालक को इस कोर्ट से बाहर निकाला जाए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। खुदीराम बोस चाहते तो इस सजा के खिलाफ 7 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन वो हाई कोर्ट में नहीं गए। उनके साथियों ने उन्हें समझाया कि खुदीराम, यदि तुम जिंदा रहोगे तो देश की सेवा आगे भी की जा सकती है। खुदीराम बोस को इस प्रकार से समझाने के बाद अनमने ढंग से उन्होंने अपने साथियों को यह सहमति दिखा दी कि हाई कोर्ट में अपील आप कर दीजिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई मन नहीं है। और साथियों ने खुदीराम बोस की सहमति के बाद हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन ये बहरी अंग्रेज सरकार खुदीराम बोस की कहाँ सुनने वाली थी। फिर वही हुआ जो अंग्रेज चाहते थे। कोर्ट के नियम, न्यायाधीश के नियमों, जज के सारे नियमों की अवहेलना करते हुए 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। और जब इस युवा क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का 100 कलकत्ता की सड़कों पर बाहर निकला तो युवा क्रांतिकारियों की विशाल जनसभा इस अपने युवा क्रांतिकारी के एक दर्शन पाने को व्याकुल थी। पूरा कलकत्ता सड़कों पर उमड़ पड़ा था। ऐसे थे हमारे वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, जिनको मात्र 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन में फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि इतने कम उम्र में मरने वाले वो देश के पहले क्रांतिकारी हैं। तो ऐसे थे हमारे देश के वीर सपूत, ऐसे थे हमारे देश के क्रांतिकारी। हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, इस आज़ादी के लिए हमें हजारों लाखों बलिदान देना पड़ा है। हजारों माताओं की कोखें सुनी हो गई हैं, हजारों बहनों की मांग की सिंदूर धुल गई है, तब हमें ये मिली है आज़ादी। तो हमें इस आज़ादी का मतलब समझना है, हमें इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखना है, अपने हिंदुस्तान की सेवा करना है। और इस हिंदुस्तान की सेवा के लिए अगर अपने प्राण भी चले जाते हैं तो इसके लिए कोई पश्चाताप नहीं करना है। तो मुझे लगता है छात्रों, आप सब मेरी बातों से प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति को सर्वोपरि मानते हुए इस देश की रक्षा का वचन लेंगे। फिर मिलेंगे हम एक अगले एपिसोड में एक और क्रांतिकारी के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।